ये कहानी है अनाया की, जिसे उसकी फैमिली नफरत करती थी। उसे हर गलती की सजा मिली जो उसने नहीं किया। आखिर में अपनी छोटी जुड़वा बहन की वजह से पूरी बर्बाद हो गई और उसकी फैमिली ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। तब अपनी जिंदगी से हार कर उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन मौत के आखिरी पलों में थी उसके दिल में अपने परिवार और बहन के लिए बेपनाह नफरत। वो चाहती थी एक मौका अपने बदले का और अपनी लाइफ बदलने का। तो क्या मिलेगा अनाया को एक और मौका? जानने के लिए पढ़िए ये राबत स्टोरी। 1। अनाया का अतीत। मुंबई सपनों का शहर। कहते हैं ये शहर किसी भी इंसान की किस्मत बदल देता है। एक पल में किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है तो किसी को अर्थ से फर्श पर। ऐसे ही आज एक अर्श पर राज करने वाले शख्स को इस शहर ने फर्श पर पटक दिया। कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोता, लेकिन आज उस शख्स के लिए आज ये सारा शहर गहरी नींद में चला गया है। जो शख्स लाखों दिलों पर राज करता था आज इन्हीं लाखों की भीड़ में बिल्कुल अकेला खड़ा था। ये शख्स है अनाया, मुंबई के ही एक बड़े और इज्जतदार खानदान की बड़ी बेटी। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। एक बड़ा परिवार होते हुए भी अनाथों की तरह अपनी जीती रही थी। बिना किसी की मदद के अपने दम पर अपनी एक खास पहचान बनाई थी उसने। हर मुश्किलों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की। जो किसी के साथ भी गलत होने पर आवाज उठाती थी वही आज अपनी बर्बादी का मंजर देखकर खामोश खड़ी थी। आज उसके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि ये बर्बादी उसी के परिवार की देन थी। अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी पर एक लड़की खामोशी से नीचे खाई में देखे जा रही थी। पूरे जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी, जिसे सुनकर एक नॉर्मल इंसान डर से कांपने लगता है। लेकिन आसपास के डरावने माहौल में भी वो बिल्कुल शांत थी। लेकिन उसके दिल में एक भयानक दर्द था। इस दर्द के आगे तो उसके आंसू भी सूख चुके थे। ये थी हमारी अनाया, मुंबई के ही टॉप 5 में आने वाले मेहरा परिवार की बड़ी बेटी। कहने को तो पैदा ही राजकुमारी हुई थी, लेकिन अपने परिवार की नज़रों में ये सिर्फ एक ट्रबल मेकर थी उनके लिए। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे जब उनकी बहू तीसरी बार ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी। वक्त बीतने पर उसने 2 खूबसूरत लड़कियों को जन्म दिया। दोनों बच्चियां बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक बच्ची दूसरी के मुकाबले थोड़ी कमजोर थी। और यहीं पर बदल गई दोनों बच्चियों की किस्मत। कमजोर बच्ची को अपने पूरे परिवार का प्यार, अटेंशन और प्रायोरिटी मिली, लेकिन दूसरी को अकेलापन। एक की परवरिश उसके परिवार ने की और दूसरी नैनी के हाथ में पली। जहां शनाया के लिए उसका पूरा परिवार था, लेकिन अनाया के लिए सिर्फ उसके दादू। वक्त के साथ साथ ये दूरी और बढ़ती गई। दादू जब भी अपने परिवार से अनाया को भी शनाया जितनी अटेंशन देने का कहते थे, तो सब ये कहकर टाल देते थे कि अनाया बिल्कुल ठीक है, लेकिन शनाया कमजोर, उसे परिवार की जरूरत अनाया से ज्यादा है। दादू भी कहते कहते हार गए, लेकिन अनाया के हालात नहीं बदले। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों लड़कियां बड़ी होती गई। शनाया परिवार की राजकुमारी थी, उसे अपने परिवार के अटेंशन की आदत थी। वो अनाया को खुद से नीचे देखने लगी। वही अनाया अपने परिवार के प्यार को तरसती। सब लोगों को शनाया को प्यार और अटेंशन देते देख उसके दिल में भी प्यार की चाहत थी। इसलिए वो सब कुछ करती जिससे उसका परिवार उसे भी शनाया जैसा प्यार करे, लेकिन सब बेकार जाता, क्योंकि उसकी कोशिशें देखकर शनाया को उससे इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि अनाया ये सब करके उसकी फैमिली, उनका प्यार और अटेंशन सब उससे छीनने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसकी हर मेहनत बर्बाद कर देती थी। गलतियां शनाया करने लगी और इल्जाम अनाया पर डाल देती। सभी को अनाया से ज्यादा शनाया पर विश्वास था, इसलिए बिना अनाया की बात सुने उसे दोषी मान लिया जाता और सजा दी जाती। दादू रोकने की कोशिश करते तो उसके अच्छे भविष्य के लिए अभी से जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कहकर उन्हें चुप करा देते। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ मेहरा परिवार में अनाया के हालात और बिगड़ते गए। अब तो आए दिन बिना किसी गलती के उसे सजा दी जाती। दादू भी बीमार रहने लगे, इसलिए वो भी उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, बस मजबूर होकर अपनी पोती को तकलीफ में देख सकते थे। कहने को तो परिवार के बड़े थे, लेकिन अब परिवार की सारी बागडोर उनके बेटे के हाथ में थी, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते थे। लेकिन परिवार के प्यार को तरसती अनाया आज भी इस उम्मीद में कोशिश करती रहती थी कि कभी तो उसका परिवार उसे अपनाएगा। दादू भी उसकी उम्मीद तोड़ने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उसकी सारी उम्मीद टूट गई।
वो 12 साल की थी तभी मेहरा हाउस में एंट्री हुई तरुण की, जो उसके बड़े भाई का दोस्त था। वो छुट्टियों में मुंबई घूमने आया था। अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से मेहरा हाउस में सभी लोग उसे पसंद करते थे, खासकर शनाया। वो अपनी टीनेज में थी, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तरुण उसका सीक्रेट क्रश भी था। वो ज्यादा वक्त उसके साथ बिताती थी, उसका साथ उसे अच्छा लगता था। लेकिन तरुण की नजरें हमेशा अनाया पर होती थी। उम्र के साथ साथ अनाया की खूबसूरती और निखरती जा रही थी, जिससे तरुण उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। भले ही अनाया टीनेज थी, लेकिन तरुण 20 साल का था और अपने परिवार के लाड प्यार में बिगड़ चुका था। अनाया को पाने का लालच उसकी आंखों में साफ नजर आता था। मेहरा परिवार में अनाया के हालात देखकर उसे समझ आ गया था कि उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो अनाया का फायदा आराम से उठा सकता था। इन सब से दूर अनाया अपने परिवार को खुश करने में बिजी थी। उस बेचारी को तो इस बात का ख्याल तक नहीं था कि उस पर किसी की गंदी नजरें पड़ चुकी हैं, जो आगे चलकर उसकी किस्मत ही बदल देगी। एक दिन मेहरा हाउस में कोई नहीं था। दादाजी को हार्ट अटैक आया था, इसलिए सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। अनाया घर में अकेली थी। कोई उसे साथ लेकर नहीं गया, ये कहकर कि वो सिर्फ उनकी मुसीबत बढ़ाएगी। वो अपने दादू के लिए परेशान रो रही थी, लेकिन सब उसके आंसुओं को नजरअंदाज करके चले गए। सर्वेंट भी अपना काम खत्म करके सर्वेंट क्वार्टर चले गए थे। इस वक्त अनाया बड़े से मेंशन में अकेले हॉल की जमीन पर बैठे रो रही थी। वहीं ऊपर के फ्लोर पर खड़ा तरुण उसे ही देख रहा था। आज मौका अच्छा था अनाया के करीब जाने का, इसलिए वो अनाया के पास आकर उसे बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। 12 साल की मासूम अनाया को भले ही उसकी नीयत समझ न आई हो, लेकिन उसके टच से गंदा महसूस होने लगा। वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तरुण उम्र और ताकत दोनों में उससे ज्यादा था। लेकिन हार ना मानते हुए बेड के पास रखे जग को उठाते हुए अनाया ने उसके सिर पर दे मारा। जग कांच का था, जो उसके सिर पर लगते ही टूट गया और कुछ कांच के टुकड़े उसके सिर में लग गए, जिसमें से खून निकलने लगा। तरुण अपने सिर पर हाथ रखकर दर्द महसूस कर रहा था। तभी अनाया, जो ये सब देखकर डर गई थी, भागते हुए कमरे से निकल गई और हॉल में आ गई। वो बेसुध सी दौड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी से टकराकर गिर गई। गिरने से वो होश में आई और सामने देखा तो उसका पूरा परिवार खड़ा था और वो अपने पापा से टकराई थी। अपने पापा को देखकर जल्दी से उसने गले लग गई। दादाजी को एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ था और अब वो बिल्कुल ठीक थे, इसलिए उन्हें उनके केयर टेकर के हवाले करके सभी लोग घर आ गए। अनाया को रोते देख उसकी मां ने रोने की वजह पूछी और वो कुछ कहती कि तभी पीछे से अपने सिर को संभालते हुए तरुण आ गया। सबने उसकी चोट देखकर पूछा कि चोट कैसे लगी। वही सबको अचानक देखकर पहले तो वो थोड़ा घबरा गया, फिर खुद को शांत करके बताया कि आज जब घर में कोई नहीं था तो अनाया उसके करीब आने की कोशिश करने लगी और उसके मना करने पर उसका सिर फोड़कर भाग गई और आपके सामने रोने का नाटक करने लगी। ये सुनकर सब लोग गुस्से में आ गए। शनाया, जो अनाया की खूबसूरती की वजह से पहले से ही उससे जलती थी, जब उसे पता चला कि अनाया ने तरुण के करीब जाने की कोशिश की तो उससे नफरत करने लगी। उसने तरुण की बात को सच करते हुए सबको बताया कि अनाया को वो पहले से ही पसंद था, इसलिए कई बार वो उससे लड़ी भी है तरुण को लेकर। सबको शनाया और तरुण की बात सुनकर उन पर यकीन हो गया, इसलिए अनाया को बिना किसी गलती के सजा दी। उसके पापा ने पहली बार उस पर हाथ भी उठाया। उसने कितनी ही कोशिश की अपनी सफाई देने की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे हॉस्टल भेज दिया। 2 दिन बाद दादाजी हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आए तो उन्हें सारी सच्चाई पता चली। उन्होंने अनाया पर विश्वास न करने के लिए सबको डांट लगाई और अनाया को हॉस्टल से वापस लेकर आ गए। लेकिन इस हादसे ने अनाया की मासूमियत को मार दिया था। वो मन ही मन मान चुकी थी कि उसका कोई परिवार नहीं है सिवाय दादाजी के। अब वो अपना पूरा वक्त अपनी पढ़ाई में बिताती या फिर दादाजी के साथ। अब उसे उसके परिवार से कोई मतलब नहीं रहा था। वक्त के साथ वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उभरता सितारा बन चुकी थी। कम उम्र से ही उसने शोबीज में काम करना शुरू कर दिया था और अब एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। कई फिल्मों में उसकी अवार्ड विनिंग एक्टिंग ने उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। वो शोहरत के आसमान पर थी, लेकिन उसकी ये शोहरत शनाया की आंखों की चुभन बन गई थी।
वो पहले ही उससे नफरत करती थी क्योंकि अनाया खूबसूरती के साथ साथ हर चीज में उससे बेहतर थी। अनाया हर साल पढ़ाई में टॉप करती थी, वहीं वो बड़ी मुश्किल से पास हो पाती थी। अनाया के साथ साथ उसने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन जहां अनाया बिना फैमिली सपोर्ट के मेहनत के साथ आज एक कामयाब एक्ट्रेस थी, वहीं वो फैमिली सपोर्ट के बावजूद उसके काफी पीछे थी। उसकी ऐसी जलन और नफरत ने उसके दिमाग में ऐसी साजिश रची जिसने अनाया का सब कुछ छीन लिया। आज शनाया ने उसे ड्रग्स देकर एक आदमी को बेच दिया था। वो आदमी पूरी रात उसके साथ हैवानियत करता रहा। अपनी बर्बादी के दरवाजे पर खड़ी अनाया ड्रग्स के नशे में चूर अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। अगले दिन मीडिया ने हर न्यूज में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। एक पल में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके परिवार वाले पहले ही उसे पसंद नहीं करते थे। इस हादसे के बाद उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुके थे। उसका अकेला सहारा उसके दादू अपनी पोती की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। अकेली खड़ी अनाया को शनाया ने बताया कि ये उसकी ही प्लानिंग थी जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शनाया की बातें सुनकर अनाया के होश उड़ गए। वो बहन जिसके साथ उसका सबसे गहरा रिश्ता था, जिसके साथ माँ की कोख में 9 महीने का सफर बिताया था, जिसके साथ इस दुनिया में आई, वो ही उससे इतनी नफरत करती है कि उसे ऐसे बर्बाद करने को तैयार हो गई। अपने अतीत के दर्द को याद कर अनाया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। 2. अनाया का दर्द और मौत। अब तक हमने अनाया का अतीत पढ़ा, अब आगे। देश के हर न्यूज चैनल पर अनाया की बर्बादी की खबर जोरों से चल रही थी। कल तक जिसके लाखों फैंस उसकी कामयाबी पर खुश थे, वो ही आज उसे गाली दे रहे थे। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सिर का ताज थी, आज उसी इंडस्ट्री में वो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। इन सबसे दूर जंगल में एक पहाड़ी पर अनाया अपने अतीत से आज तक के दर्द को याद कर आंसू बहा रही थी। आखिर में अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोरदार चीख के साथ वही जमीन पर गिर गई। क्यों भगवान क्यों? आखिर मैंने किया क्या है? क्या बिगाड़ा था किसी का जो ये सजा मिली मुझे? मैंने तो सिर्फ परिवार का साथ मांगा था, उनका प्यार मांगा था। ये कोई गुनाह तो नहीं, फिर मुझे इसकी सजा क्यों मिली? एक भरा पूरा परिवार होने के बाद भी मैं अकेली क्यों हूँ? एक ही वक्त में एक ही साथ माँ की कोख में रहने वाली बहन जिसके साथ इस दुनिया में कदम रखा, उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्यों सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कहकर फपक कर रो पड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दी, आगे भी अकेले रह लेती, फिर क्यों शनाया ने मुझे बर्बाद किया? अगर मेरी किस्मत में अकेलापन ही था तो क्यों जन्म दिया मुझे एक परिवार में? क्या कुछ नहीं किया मैंने सबके लिए, लेकिन क्या मिला मुझे? आज बिल्कुल अकेली हूँ मैं। कौन सुनेगा मेरी? किससे कहूँ मेरा रेप हुआ है? लेकिन मेरे पास माँ नहीं है जो मुझे संभाले, बाप नहीं है जो मुझे हिम्मत दे, भाई नहीं है जो कहे मेरे साथ गलत करने वालों को सजा दे। आज सब उसके प्रोटेक्टर बने बैठे हैं जिसने मुझे बर्बाद किया। कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। बस एक दादू ही थे मेरे, लेकिन वो भी आपसे देखा नहीं गया और छीन लिया मुझसे। कहकर आसमान की तरफ देखकर, मुझे सिर्फ अपने परिवार से शिकायत नहीं है, भगवान आपसे भी है। सच्चे दिल से पूजा है मैंने आपको, आपने जो दिया उसे लिया। चाहे कितने ही गम और तकलीफ मिली, मैंने आपको नहीं छोड़ा। हर हाल में आपको पूजा, आप पर विश्वास किया, लेकिन आज आपने भी मुझे छोड़ दिया। क्यों कयो, क्यों भगवान कयो? कहकर रो पड़ी। आज उसकी आवाज में जो दर्द था उससे पूरी सृष्टि कांप उठी। आसमान भी उसके दर्द में रो पड़ा। बारिश में भीगती हुई आसमान की तरफ देखकर बोली, आज आसमान को भी मुझ पर दया आ गई। देखिए कैसे रो पड़ा है, लेकिन आपको मुझ पर दया नहीं आती। अगर परिवार के होते हुए भी मुझे अनाथों का जीवन जीना था तो मुझे अनाथ क्यों नहीं बनाया? परिवार का लालच देकर मेहता परिवार में क्यों भेज दिया? अपने आंसू पोंछने हुए बोली, बस बहुत हुआ रोना, अब नहीं रोऊंगी मैं, बल्कि वो लोग रोएंगे जो मेरी बर्बादी की वजह हैं। आज मैं अनाया जिसने अपने पूरे दिल से आपको पूजा है, आपको माना है और आप पर विश्वास रखा है, तो सुनिए आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। सबका न्याय करते हैं ना आप। माता सीता के अपहरण पर राम बनके रावण के पूरे कुल को मिटा दिया। द्रौपदी के सम्मान के लिए कृष्ण बनके कौरव का पूरा वंश मिटा दिया। अन्यायी राजाओं और क्षत्रियों से जन समाज की रक्षा की खातिर ब्राह्मण के घर जन्म ले परशुराम बनके 21 बार धरती को क्षत्रियों के खून से लाल किया। तो आज फिर न्याय के खातिर आपको आना होगा।
आपकी भक्त अनाया आपको पुकार रही है, न्याय कीजिए मेरे साथ। आज मैं सब कुछ छोड़कर आ रही हूँ आपके पास अपना न्याय मांगने। मुझे न्याय दीजिए भगवान, कहकर अनाया अपने सामने खाई में देखती है जो बहुत गहरी थी। वहां से गिरने वाला जिंदा नहीं बचता। लेकिन अनाया के दिल में आज कोई डर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ अपने लिए न्याय। अनाया ने अपनी आंखें बंद की तो सामने उसकी पूरी जिंदगी रील की तरह चलने लगी। उसकी झट से अपनी आंखें खोली जो खून की तरह लाल थी। उनमें मासूमियत नहीं बल्कि नफरत और मौत झलक रही थी। अपने दिल की नफरत को जुबान पर लाते हुए बोली, मेरी सो कॉल मेहरा फैमिली और मेरी छोटी बहन शनाया, तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना अपने गुनाहों को। जिस दिन मेरा इंसाफ होगा तुम सब खून के आंसू रोओगे। वादा है मेरा तुम्हें ना जीने लायक छोड़ूंगी ना मरने लायक। अनाया के हर एक शब्द में उसकी नफरत साफ झलक रही थी जो मेहरा फैमिली और शनाया की जिंदगी में तबाही मचाने को तैयार थी। अपने दिल में बेपनाह नफरत और इंसाफ की मांग के साथ अनाया खाई में कूद गई। मौसम अभी भी खराब था। जोरों की बारिश हो रही थी। जिस जगह कुछ देर पहले अनाया खड़ी थी वहां बिल्कुल शांति थी। लेकिन इससे अलग हालात मेहरा हाउस के थे। रातों रात मेहरा परिवार बैंकरप्ट हो चुका था। शनाया की न्यूड फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी जिससे उसका फिल्मी करियर खत्म हो चुका था। और अनाया के साथ की गई उसकी साजिश के सबूत भी मीडिया में चल रहे थे। जो लोग अनाया को गालियां दे रहे थे अब शनाया को दे रहे थे। इन सबसे मेहरा परिवार को शौक लगा। शनाया को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी और उसके कारनामे हर घर में दिखाए जा रहे थे। मेहरा परिवार आज इतना शर्मिंदा था कि सबने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वही इंडिया से दूर ऑस्ट्रेलिया में जंगलों के बीच बने एक आलीशान घर में यही न्यूज दिखाई जा रही थी। लेकिन उसके आसपास का ऑरा काफी खतरनाक था। उसने अपना ध्यान न्यूज से हटाकर एक बड़ी सी तस्वीर पर कर लिया। सोचा नहीं था कि तुमसे कुछ दिन दूर रहने पर सब खत्म हो जाएगा। काश मैं यहाँ ना आता तो आज तुम मेरे साथ होती। काश तुमने खुद को खत्म करने की जल्दी नहीं की होती। काश तुम मेरा इंतजार करती। लेकिन तुम भी चली गई मुझे छोड़कर सबकी तरह। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। जिंदगी तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब था मेरा। जिंदगी ना सही लेकिन मौत तो साथ जरूर होगी, कहकर वो शख्स उस तस्वीर को देखते हुए अपने एक हाथ में गन पकड़कर अपने सिर पर रखता है और ट्रिगर चला देता है। गन चलते ही खून की कुछ छींटें उस तस्वीर पर भी गिर जाती हैं। वही सबसे दूर एक लड़की अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गई। वो सफेद बादलों के बीच थी। उसके आसपास सफेद रोशनी फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने एक ज्योति प्रकट हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो तो मर चुकी थी, फिर ये कहाँ आ गई, वो कौन सी जगह है ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी। अनाया, कौन है आप? आवाज सुनकर अनाया बोली, मैं तो वही हूँ जो तुम्हारे मन में है। मरने से पहले तुमने ही तो पुकारा था मुझे, तो भला अपने भक्त की पुकार पर कैसे ना आता मैं। ज्योति बोली। भगवान, अपने कांपते होठों से अनाया ने कहा, हाँ मैं, तुमने मुझे पुकारा तो मैं आज गया। अब कहो क्या कहना था तुम्हें। ज्योति बोली, सब तो जानते हैं आप फिर भी पूछ रहे हैं। अनाया बोली, सब जानता हूँ मैं, जो हुआ वो भी और जो नहीं हुआ वो भी। तुमने गलती कर दी मेरे बच्चे। अपनी भावना में बहकर तुमने खुद को खत्म कर दिया। काश तुम थोड़ा रुक जाती तो आज तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ का अंत हो जाता। ज्योति बोली, मैं न्याय मांगने आई हूँ आपसे भगवान, मुझे न्याय चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी तकलीफ सही है लेकिन मुझे तकलीफ देने वाले अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी भगवान। अनाया बोली, बिल्कुल उन्हें सजा मिलनी ही थी और वो मिल चुकी है मेरे बच्चे। तुम्हारे गुनहगार अपनी सजा भोग रहे हैं लेकिन तुमने जो गलती की उसकी सजा कौन भोगेगा। ज्योति बोली, मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की भगवान जिसकी सजा मुझे भोगनी पड़ेगी। अनाया चौंकते हुए बोली, तुमने आत्मदाह की भयंकर गलती की है मेरी बच्ची। मरना हर समस्या का हल नहीं होता। शास्त्रों का ज्ञान रखने के बावजूद तुम ये गलती कर बैठी। ज्योति बोली, जानती हूँ भगवान, लेकिन मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। मेरा अकेला सहारा मेरे दादू भी मुझे छोड़कर चले गए तो फिर किसके लिए जीती मैं।
अनाया बोली। उसके लिए जो सिर्फ तुम्हारे सहारे जी रहा था, जिसने आज तुम्हारे साथ साथ खुद को भी मिटा दिया, जिसकी जिंदगी में बहुत पहले ही तुम जुड़ चुकी थी लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। ज्योति बोली। मैं कुछ समझी नहीं भगवान। अनाया बोली। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के पीछे बिता दी जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं थी। उनकी वजह से तुमने अपनी जान तक दे दी, लेकिन क्या तुमने एक बार भी उन सबके बारे में सोचा जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारी याद में दुखी होकर आंसू बहा रहे हैं? छोड़ आई उन्हें इस मतलबी दुनिया में अकेला। ज्योति बोली। ज्योति की बातें सुनकर अनाया को आत्मग्लानि होने लगी। सच ही तो कहा था भगवान ने, उसने अपने दुख और स्वार्थ के चक्कर में अपनों को दुखी किया है। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आप सच कह रहे हैं, मैंने झूठे रिश्तों के चक्कर में सच्चे रिश्तों को दुखी किया है। आप जो भी सजा देंगे मंजूर है मुझे। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी अनाया, और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें अपने साथ साथ सबकी जिंदगी संवारने हैं। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाई जा रही है। याद रखना, ये जिंदगी बदले के लिए नहीं बल्कि अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ बदलने के लिए मिल रही है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी बल्कि कई लोगों की अमानत होगी। तुम्हें एक लंबा सफर तय करना है जिसमें इस सफर का साथी भी मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम एक आदर्श बनोगी सबके लिए। कहकर वो ज्योति गायब हो गई। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और अचानक ही अनाया ने अपनी आंखें खोल कर दी। 3 लौट आई अनाया, और नया सफर। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया अपनी जान दे देती है और उसके गुनहगारों को सजा भी मिल जाती है। अब आगे। अनाया अचानक अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को मेहरा हाउस में अपने कमरे में पाती है। अपने कमरे को देखकर उसे ज्योति की बात याद आती है। वो समझ जाती है भगवान ने उसे अपना जीवन लौटाया है और अब अपने इस जीवन को बर्बाद नहीं होने देगी, सबके लिए एक मिसाल बनेगी। उसने भगवान को धन्यवाद किया। वो वक्त में पीछे तो लौट आई, लेकिन कौन से वक्त में ये पता नहीं था, इसलिए खुद को मिरर के सामने खड़ा किया। मिरर में अपने अक्स को देखकर हैरान हो गई। वाकई बहुत खूबसूरत थी वो, लेकिन उसकी इसी खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और बाल बिखरे हुए थे। और कुछ देर पहले जब वो जागी थी तब वो जमीन पर थी। वो समझ गई कि वो उस वक्त में लौट आई है जब उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। तरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसके पिता ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। कल उसे हॉस्टल भेजा जाएगा, मतलब उसके पास केवल आज की रात है। अगर आज वो यहाँ से नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाएगी। एक बार उसने अपने चेहरे पर बने थप्पड़ के निशान पर हाथ फेरकर अनाया बोली, मिस्टर राजीव मेहरा, आज तक आपने केवल एक ही बेटी को प्यार दिया और उसकी केयर की है, लेकिन आज के बाद अब से आपकी एक ही बेटी रहेगी। ये निशान आपके परिवार से मेरे रिश्ते की अर्थी है जिसे मैंने धोया है, लेकिन अब नहीं। अब से अनाया अपने लिए जिएगी, उनके लिए जिएगी जो अनाया के सच्चे रिश्ते हैं। अब रिश्तों के पीछे नहीं भागूगी बल्कि अपने नए रिश्ते बनाओगी, कहकर पलट जाती हैं। अलमारी से कुछ कपड़े, जरूरी सामान, कुछ पैसे और अपने सारे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की फाइल निकालकर एक छोटे से बैग में डाल दी। फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आई जहां चारों तरफ शांति थी। ये शांति उसकी जिंदगी में तूफान आने के बाद गई थी। सब अपने अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। वो कड़वाहट से मुस्कुराई और मेंशन के बाहर निकल गई। सभी बॉडीगार्ड से छिपते हुए सर्वेंट क्वार्टर तक पहुंची और एक रूम का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक 40 साल की औरत ने दरवाजा खोला और सामने अनाया को देखकर चौंक गई। एक नज़र चारों तरफ घुमाकर जल्दी से अनाया को अंदर ले आई और छोटे से पलंग पर बिठाकर बोली, अनु बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो सब गुस्सा करेंगे। सविता माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ रही तो इन सब लोगों की वजह से बेमौत मारी जाओगी, अनाया बोली। लेकिन वो आपके माता पिता हैं, उन्हें छोड़कर आप कहाँ जा सकती हैं? वैसे भी आप यहाँ सुरक्षित हैं, सविता परेशानी से बोली। आज के हालात देखकर भी आपको यकीन है इस बात पर? अनाया ने करवाहट से कहा तो सविता की आंखों में नमी छा गई और उसने अपना सिर झुकाए लिया। रोइए मत सविता माँ, भगवान सब देख रहा है। हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन मेरा अभी जाना ही जरूरी है।
अगर आज मैं यहाँ से नहीं गई तो फिर कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊगी। अपने अच्छे भविष्य के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, अनाया ने उन्हें समझाया। बड़े साहब कैसे रहेंगे आपके बिना? सविता जी बोली। जाने से पहले मैं दादाजी से मिलने जाऊंगी, अनाया ने कहा। सविता जी ने कुछ नहीं कहा। अनाया उनसे मिलकर पीछे के रास्ते से मेहरा हाउस के बाहर आ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने पलकर देखा और मेहरा हाउस को देखते हुए बोली, मेरी आज़ादी और तुम सबकी बर्बादी मुबारक हो, कहकर पलट गई और आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर जाकर एक रिक्शा ली और लाइफ केयर हॉस्पिटल चली गई। रात के 1 बजे एक रिक्शा लाइफ केयर हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। उसमें से अनाया बाहर निकली और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद अनाया एक रूम के अंदर आई। बेड पर एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी सो रहे थे, जिन्हें देखकर अनाया की आंखें नम पड़ गई। बिस्तर पर लेटे शख्स उसके दादाजी विशंभर मेहता थे, उसकी लाइफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट। उन्होंने हर वक्त हर समय उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन पिछली जिंदगी में उसे प्रोटेक्ट ना कर पाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वो धीमे कदमों से उनके पास आई और उनके हाथ को पकड़कर वहीं बैठ गई। उसके आंसू उनके हाथों पर गिरने लगे। अपने पास किसी को महसूस कर दादाजी ने आंखें खोली। सामने अपनी लाडली पोती को देखकर खुश हो गए, लेकिन उसके बहते आंसू को देखकर पैनिक करने लगे। लेकिन अनाया ने उन्हें संभाल लिया। अनाया अपने दादू से अपने मन की हर बात शेयर करती थी, इसलिए कुछ ना छुपाते हुए उन्हें सब कुछ बताया। अपने घर छोड़ने के फैसले के बारे में भी दादाजी भी समझ चुके थे कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अनाया को जाने की परमिशन दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो हमेशा उनके कांटेक्ट में रहेगी। अनाया ने भी उनकी बात मान ली और उन्हें गले मिलकर निकल पड़ी अपने नए सफर की ओर। रात के अंधेरे में 12 साल की एक लड़की सुनसान सड़कों पर चली जा रही थी। न कोई मंजिल थी, न कोई ठिकाना। उसकी राहें उसे किस ओर ले जाएगी ये भी पता नहीं था। पता था तो बस इतना कि उसका रास्ता काफी लंबा है, उसे अभी काफी चलना पड़ेगा। उसने एक रिक्शा रोकी और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। सुबह के वक्त देहरादून के एयरपोर्ट पर एक 12 साल की लड़की निकलती है। उसके चेहरे पर काफी तेज था। ये लड़की कोई और नहीं अनाया थी, जो अपने नए सफर की तलाश में देहरादून आई थी, लेकिन इस बात से अनजान कि ये शहर उसकी दुनिया बदल देगा। वो एयरपोर्ट से बाहर आई तो उसकी नज़र मीडिया पर पड़ी। वो देहरादून अपनी दूसरी फेमस पेंटर नाया की पहचान के साथ आई थी, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो जानती थी ये मीडिया उसके लिए आए हैं, इसलिए उसने खुद को मास्क और हुडी की केप से छिपा लिया और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। वो एक टैक्सी में बैठकर एक होटल की तरफ चली गई। कुछ देर बाद अनाया अपने होटल रूम में बैठी अपने सामने बैठी 25 साल की लड़की को घूर रही थी, जो अपना पेट पके हंसी जा रही थी। वो लड़की फेमस पेंटर नाया यानी उसकी एजेंट थी, जो उसकी बनाई पेंटिंग्स को आर्ट गैलरी तक पहुंचाती थी। देखा तो उसने भी नाया को नहीं था, इसलिए अपने सामने बैठी 12 साल की लड़की को खुद को नाया कहते देख हंस पड़ी। उसे लग रहा था कि नाया उसके साथ मजाक करने के लिए अपनी छोटी बहन को उसके सामने नाया बनाकर लाई है। अनाया उसकी हालत समझ सकती थी, इसलिए उसे हंसने से नहीं रोका, लेकिन अब उसका हंसना उसे इरिटेट करने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोली, माही अब हंसना बंद करो और सच्चाई एक्सेप्ट करो, मैं ही नाया हूँ और तुम्हारी बॉस भी। उसकी बात सुनकर माही ने अपना हंसना बंद कर दिया और सीरियस होते हुए बोली, देखो बेटा, अब ये ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे मजाक पर मैं बहुत हंस चुकी हूँ, इसलिए अपना नाटक खत्म करो और अपनी बहन को बुलाओ। उसकी बात सुनकर अनाया ने कुछ नहीं कहा और अपने बैग में हाथ डालकर कुछ निकाला और माही के सामने रख दिया। उस चीज को देखते ही माही चौंक गई। वो एक स्पेशल सील थी जो सिर्फ नाया अपनी पेंटिंग्स में यूज करती थी। वो कुछ कहती तभी अनाया की आवाज सुनाई पड़ी, मैं मानती हूँ मेरा फेमस पेंटर नाया होना तुम्हें मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, लेकिन यही सच है। चाहे तो तुम्हें सभी प्रूफ दिखा सकती हूँ जो मेरी सच्चाई साबित कर सकती हैं। उसकी बातें और कॉन्फिडेंस को देखकर माही आखिरकार मान ही गई कि वो ही नाया थी। भले ही उसकी उम्र कम थी, लेकिन काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती। माही का खुद पर यकीन देखकर अनाया ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब बता दिया। माही को वो अपनी बड़ी बहन मानती थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उसकी बहुत केयर की थी।
माही का स्वभाव हंसमुख था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अनाया को इस जिंदगी में माही को भी बचाना था। कुछ देर बात करने के बाद माही ने अनाया के लिए अपने नाम से एक घर रेंट पर ले लिया, ताकि अनाया बिना किसी परेशानी के वहां रह सके। माही की मदद से अनाया ने अपना पेंटर का करियर आगे बढ़ाने लगी। साथ ही घर से ही अपनी स्टडीज करने लगी। वो पहले से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी। अपनी पिछली स्कूल लाइफ में भी वो एक टॉप की स्टूडेंट थी। उसे अपनी पूरी पढ़ाई याद थी, इसलिए वो बस एक बार रिवीजन करती थी और सिर्फ एग्जाम देने ही स्कूल जाती थी। उसकी काबिलियत देखकर माही भी हैरान थी, लेकिन उसे उस पर गर्व भी होता था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। 4 अनाया ने बचाया अनजान शख्स को। अब तक हमने पढ़ा अनाया अपने पुनर्जन्म के बाद अपने सफ़र की ओर निकल पड़ती है। अब आगे। अनाया ने माही के साथ मिलकर अपने पेंटिंग करियर को आगे बढ़ाया था। वो महीने ने सिर्फ एक पेंटिंग बनाती जो लाखों में बिकती। ऐसे ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही थी। वही दूसरी ओर मेहरा हाउस में शांति थी। कहने को सभी लोग मौजूद थे वहां, लेकिन फिर भी ऐसा लगता कि कोई ना हो। अनाया के घर छूने के बाद से ही सब गिल्ट में थे। उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनाया अब उनकी पहुंच से बाहर थी। फ्लैशबैक। अनाया के जाने के अगले दिन सभी परिवार के लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, अनाया को छोड़कर। तरुण भी पके जाने के डर से रात को ही अपने घर चला गया था। राजीव मेहरा ने ब्रेकफास्ट के वक्त नोटिस किया कि अनाया वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने एक सर्वेंट को उसे बुलाने भेजा। सर्वेंट जाता उससे पहले ही सविता आगे आई और बोली, साहब, अनु बेटा कल रात को घर छोड़कर जा चुकी हैं और आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ी है, कहकर एक लेटर राजीव जी के सामने रख दिया। ये बात सुनकर राजीव जी सदमे में थे। वो कुछ नहीं बोले, बस उस लेटर को घुने लगे। वही हाल अनाया के दोनों भाइयों की था। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनाया ऐसा कदम उठा सकती है। शनाया के चेहरे पर खुशी थी अनाया से जीतने की, लेकिन पल्लवी जी सविता की बात सुनकर भड़क उठी और बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर जाने की। कल जो घटिया हरकत की वो कम थी जो बाहर जाकर अय्याशियों पर उतर आई। पल्लवी जी की बात सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आया उन पर। कैसी माँ थी वो जो अपनी कोख जाए बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही थी। कुछ और ना सही उसकी उम्र तो देखती वो सिर्फ 12 साल की बच्ची है जो अभी तो ठीक से बड़ी भी नहीं हुई थी, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो सिर्फ एक नौकर थी। वही राजीव जी उनकी बातों से होश में आए और वो लेटर पढ़ने लगे। हेलो मिस्टर मेहरा, सरप्राइज मत होइए कि आज मैंने आपको डैड क्यों नहीं कहा। शायद आप भूल गए होंगे कि आपने ही ये मुख मुझसे छीन लिया था। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? जब आप अपनी बेटी को भूल गए तो कुछ बातें याद रखना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक सेंकेट भी कीमती है। आज मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगी, कल आपसे मुझसे मुंह मोड़ था, आज मैंने। कहते हैं बेटियां अपने पिता की जान होती हैं। अगर वो किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं तो वो उसके पिता होते हैं। सच ही कहते हैं, वाकई आप एक बहुत अच्छे पिता हैं शनाया के और अपने बेटों के भी, और यही तो परिवार है आपका। लेकिन इन सब में मैं कहीं भी नहीं हूँ। कहने को तो मेहरा परिवार की बेटी हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर मैं सच ना जानती तो मुझे भी यही लगता कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। इस घर में मैंने 12 साल बिताए हैं, लेकिन इन सालों में कभी भी मुझे परिवार का प्यार नसीब नहीं हुआ। माँ क्या होती है मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे कभी वो ममता और प्यार भरा आंचल नहीं मिला। पिता क्या होता है पे भी नहीं जानती, क्योंकि कभी किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर ये नहीं कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और न ही मुझे पता है कि भाई क्या होते हैं, क्योंकि मुझे दुनिया की बुराइयों से बचाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। आप हमेशा कहते थे ना मुझसे, मैं शनाया की बड़ी बहन हूँ, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी बस वही चाहती थी जो शनाया को मिला। लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाई कि मुझे कैसी समझदारी दिखानी है। शायद आप भूल गए थे, इसलिए आपको बताना फर्ज है मेरा। मैं शनाया से बड़ी जरूर थी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट। हम दोनों जुड़वा थे, एक साथ इस दुनिया में आए थे। सब कुछ तो हमारा एक साथ था, लेकिन 1 मिनट छोटी होने पर शनाया को उसका बचपन नसीब हुआ। आप सबका प्यार नसीब हुआ, लेकिन मुझे आपकी नज़र से समझदारी। 1 मिनट पहले पैदा होने के कारण मैं समझदार हूँ।
लेकिन जो बच्चा अभी जन्मा है वो समझदार कैसे हो सकता है जो ठीक से अपने माँ बाप को ना पहचानता हो। मुझे तो आपकी गोद तक नसीब नहीं हुई। खैर, आपकी बातें मैं नहीं समझ सकती क्योंकि अभी भी मैं 12 साल की बच्ची ही हूँ। आपसे बस इतना कहूंगी कि आप एक बहुत अच्छे पति हैं मिसेज नेस्टर आदित्य। अनंत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ मिस्टर पल्लवी मेहरा के पिता भी बहुत अच्छे हैं और शनाया के, लेकिन मेरे लिए आप कुछ नहीं हैं। मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर। जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं बहुत दूर जा चुकी होगी। वैसे तो मैं जानती हूँ आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, इसलिए आप मुझे ढूंढने नहीं आएंगे। और गलती से भी मुझे ढूंढने आए तो इसका मतलब आपका गिल्ट नहीं ईगो होगा। मेरे इस तरह घर छोड़ने पर आपके ईगो को चोट जो पहुंची है, लेकिन आप कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं कहाँ हूँ, कैसे गई, ये सारे सबूत मिटा चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, उम्मीद है आप सब भी बढ़ेंगे। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अगर गलती से हम एक दूसरे के सामने आए तो मुझे नज़रअंदाज ही कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना किसी शिकायत के आप सबकी दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि चुनने का हक सबको होता है। आपने शनाया को चुना और मैंने आप सबसे दूर जाना। और दादाजी की चिंता मत कीजिए, वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं। आखिरी बार अलविदा, आपकी कभी ना बन सकी बेटी अनाया। चिट्ठी के खत्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर कि अनाया हमेशा के लिए उन सबको छोड़कर जा चुकी है। आज जाकर उन्हें अनाया का दर्द समझ आया और अपनी गलती भी। शनाया के लिए उन्होंने अनाया को छोड़ दिया, जबकि वो भी उतनी ही छोटी थी जितनी शनाया। लेकिन उन्होंने सिर्फ शनाया को प्यार दिया और अनाया को नौकरों के हवाले छोड़ दिया। कैसे वो बच्ची उनके पास प्यार की तलाश में आती थी और वो शनाया के आगे उसे भूल जाते थे। माता पिता को देखकर भाइयों ने भी अनाया से दूर होना शुरू कर दिया था। सच ही तो कहा था उसने, हम सब भूल चुके थे कि उनकी एक और बेटी और बहन भी थी। शनाया सिंगल नहीं थी, बल्कि अनाया की जुड़वा थी। लेकिन शनाया के आगे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आज तो पल्लवी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद उसे किसी कार के पहिए के तेज घसीटने की आवाज सुनाई पड़ी। अनाया वहीं खड़ी हो गई और पलट कर देखा। एक ब्लैक कार तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। कार की स्पीड और उसके बैलेंस को देखकर अनाया को समझते देर नहीं लगी कि कार का ड्राइवर कार पर से अपना कंट्रोल खो चुका है। कुछ ही देर में वो कार एक पेड़ से जाकर टकराई। इस टक्कर की आवाज बहुत तेज थी। कार का बोनट खुल चुका था और उसमें से धुआं निकल रहा था। अनाया जल्दी से कार के पास गई और दरवाजा खोलकर ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। कार में एक 35-40 की उम्र का आदमी खून से लथपथ स्टीयरिंग पर अपने सिर को टिकाए खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अपनी अधखुली आंखों से उसने वहां देखा। एक 10-12 साल की लड़की उसे जगाने की और कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कुछ कह भी रही थी, लेकिन वो अभी कुछ भी कहने और सुनने की हालत में नहीं था। कुछ देर के बाद जब थोड़ा होश में आया तो उसने महसूस किया वो लड़की उसे घसीटते हुए झाड़ियों के बीच ले जा रही थी। वो कुछ बोलता कि उसने उस लड़की को वापस कार की तरफ जाते हुए देखा। अनाया ने कार के पास जाकर उसका फ्यूल टैंक पास पड़े पत्थर से तोड़ दिया, जिससे कार के आसपास फ्यूल फैल गया। वो जल्दी से उसके पास दौड़कर आई और अपने पास से लाइटर निकालकर फ्यूल में फेंक दिया। कुछ ही देर में फ्यूल ने आग पकड़ ली और कार एक तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गई। कार के ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद कुछ लोग वहां आए। वो सभी ट्रेन बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। कार को जलते देख उन्हें लगा कार का ड्राइवर भी कार के साथ जलकर मर गया और वो सभी लोग वापस चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद अनाया ने एक गहरी सांस ली। वो समझ गई कि अब उसके पास जख्मी हालत में लेटा शख्स पूरी तरह से सुरक्षित था। ऐसा नहीं था कि अनाया उन गार्ड से लड़ नहीं सकती थी या उस घायल शख्स को बचा नहीं सकती थी। वो बस 12 साल की छोटी बच्ची थी और सामने ट्रेंड 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स। और जब काम दिमाग से हो सकता है तो ताकत की जरूरत नहीं होती। वही वो घायल शख्स अभी हुए इंसिडेंट को देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस छोटी सी बच्ची ने अपने तेज दिमाग से ना सिर्फ उसे सुरक्षित कर लिया, साथ ही उसके पीछे पड़े गाइस को भी चकमा दे दिया।
कुछ देर पहले वो अपनी जिंदगी के लिए खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, तभी ये छोटी सी बच्ची उसके पास आई और खुद से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर इंसान को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस कार के पास गई तो वो कंफ्यूज हो गया, आखिर वो कर क्या रही थी। वो भले ही पूरा होश में नहीं था, लेकिन उसके सेंसेस बहुत तेज थे। उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद इस बच्ची ने उसकी कार ब्लास्ट कर दी। उस शख्स को समझते देर नहीं लगी, आखिर वो बच्ची क्या करने की कोशिश कर रही थी। 5. अनाया और निखिल की नोकझोंक। एक अब तक हमने पढ़ा अनाया एक अनजान शख्स को बचाती है। अब आगे। जब अनाया को लगता है कि सब ठीक है तो वो घायल शख्स को देखती है जो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो बेहोश समझकर उसे थोड़ा हिलाती है तो वो शख्स अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। उसको होश में देखकर अनाया रिलैक्स होती है। ये जगह बहुत सुनसान है। किसी भी ट्रांसपोर्ट के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती। क्या आप मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं? अनाया बोली। कुछ देर पहले मैंने अपने आदमियों को मैसेज भेज दिया था, वो आते ही होंगे, घायल शख्स ने धीमी आवाज में कहा। उसकी धीमी पड़ती सांसों को देखकर अनाया ने उसे बोलने से मना किया। कुछ ही देर हुई होगी कि एक के बाद एक कई कारें उस जगह पर आके रुकी और उनमें से की बॉडीगार्ड्स बाहर आए। बीच की कार का दरवाजा खुला और घायल शख्स के उम्र का ही एक शख्स उसमें से बाहर निकला और सबके साथ झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगा। अनाया उन सबका देखकर कंफ्यूज थी कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। तभी उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो वो घायल शख्स उसके हाथ को पकड़कर अपनी पलकें झपका देता है। वो समझ जाती हैं वो लोग दोस्त थे। वो उन्हें आवाज देती हैं। सुनसान जगह में एक प्यारी और मीठी आवाज सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उस आवाज की तरफ जाते हैं। उसकी नज़र झाड़ियों में बैठी एक छोटी सी बच्ची पर जाती है। उसे वहां देखकर सब परेशान हो जाते हैं, आखिर कौन है ये बच्ची और इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। तभी उनका ध्यान अनाया की आवाज से टूटता है। क्या आप लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं? अनाया कहती है। उसकी बात सुनकर गाइस के साथ खड़ा आदमी थोड़ा आगे आता है और झाड़ियों को हटाकर देखता है। घायल शख्स को देखकर वो आदमी उसके पास जाता है और पूछता है, वीरेन तुम ठीक हो? बदले में वो शख्स भी पलके झपकाकर हाँ कहता है। वो आदमी चैम्बर की सांस लेकर अपने बॉडीगार्ड्स की मदद से उसे कार में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल शख्स अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और उस आदमी की तरफ देखता है। उस आदमी की नज़रों को समझकर वो दूसरा शख्स पलके झपका देता है, जिसे देख वो शख्स अनाया का हाथ छोड़ देता है और बॉडीगार्ड्स के साथ कार में बैठकर निकल जाता है। उसके जाते ही दूसरा शख्स अनाया को देखता है जो अपना हाथ मसलते हुए किसी सोच में गुम थी और उसका छोटा नाजुक हाथ लाल पड़ चुका था। जब उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसे कुछ गलत नहीं लग रहा था, उल्टा उसे उसके पास प्रोटेक्टिव फीलिंग्स आ रही थी, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो। अनाया का दिल गर्माहट से भर गया। पहली बार कोई उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके हाथ से खुद को नहीं छुड़ाया। कुछ देर बाद जब उसे अपने हाथ में उसकी मजबूत पकड़ से दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उसने उसका हाथ छोड़ा तो उसका दिल एक बार फिर ठंडा पड़ गया, जैसे ये शख्स भी उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी के लिए उसके मन में ऐसी फीलिंग क्यों है। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नज़र उठाकर देखा तो ये वही शख्स था जो उस घायल शख्स को लेने आया था। तो क्या इसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था? वो शख्स कुछ देर पहले ही जा चुका है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सब सोचते हुए उसकी आईब्रो सिको गई थी। वो शख्स भी अनाया के सामने खड़ा उसके चेहरे पर आते जाते अनेक भावों को देख रहा था। वो समझ रहा था कि इस वक्त अनाया क्या सोच रही है। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कार में बैठा दिया और खुद भी कार में बैठ गया। उसके बैठते ही कार रवाना हो गई। दूसरी तरफ अनाया अपनी सोच में इस कदर गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो कार में बैठी। खुद को कार में देख वो हैरान हो गई। कुछ देर में जब उसे समझ आया तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल खून सी लाल थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपने बाजू में सिर घुमाया तो एक 35 के आसपास का शख्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
ये वही शख्स था जो उस घायल आदमी को लेने आया था, लेकिन अब उसका किडनैप करके ले जा रहा था। उसके चेहरे की स्माइल ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। अनाया ने आवाज देखा ना ताव और उस इंसान पर झपट पड़ी। अब आलम ये था कि वो शख्स कार की सीट पर आधा लेटा था और अनाया उसके उस पर थोड़ा झुकी हुई थी और अपने छोटे से हाथ में उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। वो शख्स भी अनाया की इस हरकत से हैरान था। उसकी नज़र में वो एक छोटी और प्यारी बच्ची थी जिसे प्यार से हैंडल करना था, लेकिन ये तो छोटी शेरनी निकली जिसने उस पर झपटा मारकर उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। हालांकि उसके सामने वो अभी भी बच्ची ही थी। उसके पकड़ इतनी सी उम्र में भी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे चोट पहुंचा सके। वो अभी कुछ कहता कि उसे अनाया की आवाज़ सुनाई पड़ी। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम तो उस घायल शख्स को लेने आए थे ना, तो उसके साथ क्यों नहीं गए? उल्टा मुझे ही किडनैप कर रहे हो। उसने एक एक शब्द दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हर शब्द के साथ उसकी गर्दन पर पकड़ कसती जा रही थी, जिससे उस शख्स को भी अब हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने जल्दी से अनाया के हाथों को अपनी गर्दन से हटाया और उसे मजबूती से अपनी बाहों में पकड़कर ड्राइवर से एक रस्सी मांगी। ड्राइवर, जो खुद अब तक की सिचुएशन देखकर हैरान था, उस शख्स की बात सुनकर उसे जल्दी से एक रस्सी पकड़ाई। उस शख्स ने भी जल्दी से रस्सी लेकर अनाया को अच्छे से बांध दिया और उसकी सीट पर बैठाकर एक गहरी सांस ली। फिर उसने अनाया की तरफ देखा जो जलती हुई आंखों से उसे देख रही थी, जैसे उसका बस चलता तो अपनी आंखों से ही उसका मर्डर कर देती। ये देखकर उस शख्स ने मुंह बना लिया। छोटी शेरनी, क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और ऐसे उन पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए? कहकर शिकायती नजरों से उसे देखने लगा, जो अभी भी उसे बुरी तरह से घूर रही थी। ये शख्स उसके लिए खतरा नहीं था, ये महसूस कर अनाया ने खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पहले बिना मर्जी के उसे किडनैप करना और अब ऐसे रस्सी से बांधना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऊपर से ये शख्स उसे बेफिजूल की बकवास और शिकायत कर रहा था। उसके गुने को भी इग्नोर कर दिया। उसके ख्यालों से अनजान वो शख्स बोला, मैं तो वैसे ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वाला था, तुम्हें इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत थी? खैर छोड़ो, ये सब मैं बताता हूँ कि तुम्हें ऐसे लाने का क्या मतलब था। वैसे तो मुझे पता है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो, लेकिन अभी की तुम्हारी हरकत से मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हें नहीं बांधता तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं पक्का टूटी फूटी हालत में पहुँचता। इसलिए मेरा ऐसा करना जरूरी था। वैसे तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, इसलिए मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए और तुम्हें यही बीच रास्ते में छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त ने तुम्हें साथ लाने को कहा है। साथ ही मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। मैं वहाँ सुनसान रास्ते पर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। और अब तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो और जब तक मेरा दोस्त नहीं चाहता तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। निखिल बिना अनाया की तरफ देखे अपनी धुन में बोले जा रहा था, जो उसकी लंबी चौड़ी बातों से परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि इस चलती फिरती बातों की दुकान का मुंह तोड़ दे। कब से बकवास किए जा रहा था। छोटे से सवाल के जवाब में पूरी स्पीच कह डाली। आगे बैठा ड्राइवर भी अपने बॉस की नॉनस्टॉप बातों से परेशान हो चुका था। उसका दिल चाह रहा था कि वो कार यहीं छोड़कर कहीं भाग जाए। उसने फ्रंट मिरर से पीछे की सीट पर बैठी अनाया को देखा, जो खुद भी परेशान थी। आज उसे अपने बॉस की जगह ये छोटी बच्ची ज्यादा समझदार लग रही थी। अनाया निखिल की बातों से परेशान हो चुकी थी। उसने जैसे तैसे खुद को रस्सी से छुड़ाया और निखिल के मुंह पर हाथ रख दिया। बस कितना बोलते हो तुम? खबरदार, जो अब एक भी शब्द कहा तो अपने एक पंच को उसके सामने करते हुए बोली, मैं तुम्हारी ये बसीती ही तोड़ दूंगी। और मुझे कम मत समझना। मेरी ताकत का छोटा सा नमूना तुम्हारी गर्दन पर बने निशान है, देखना जरूर। तुम्हारी बकवास से मेरा सिर दुखने लगा है। कहकर उससे दूर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अपने सिर को सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके एक हाथ से अपना सिर मसलने लगी। वही उसकी इस हरकत को देखकर और उसकी धमकी को सुनकर निखिल हैरान रह गया। क्या उसकी पावर इतनी कम ही गई है कि एक छोटी सी बच्ची उसे धमका रही है? ये सोचकर उसका मुंह बन गया। लेकिन उसने उसे दोबारा धमकाने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। वही आगे बैठा ड्राइवर अनाया को देवी की तरह देख रहा था।
वो ये सोचकर खुश था कि आज उसके इस बड़बोले बॉस की किसी ने बोलती बंद कर दी थी, और वो भी एक छोटी बच्ची ने। कुछ देर बाद सारी कारें हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंची। उसमें से निखिल अनाया के साथ बाहर निकलकर लिफ्ट में चला गया।